हेलो दोस्तों मेरा हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैथ पेडागोजी का दूसरा वीडियो है। जिसे हम जो है यहीं पे हमने जो पहला वीडियो छोड़ा था यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग भी टीचिंग लाइन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बहुत सारी जॉब को एक साथ में प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों एक बात अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लीजिए। एक बात अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लीजिए, यदि आपको कुछ भी बड़ा करना है तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो पेडागोजिकल कंसेप्ट हैं, जो कंटेंट का कंसेप्ट यानी संकल्पना है, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको जो है वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं कोई भी ये कि मैं बहुत महान हूँ या जो है कंटेंट में पढ़ रहा हूँ, कहीं पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो रियल में आता है और जिसे NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकमेंड करती है कि पेडागोजिकल कंसेप्ट यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो CTET में जो भी आता है वो NCF और नेशनल फोकस NCERT की जो बुक्स हैं 1 से लेकर 8 तक के मैथ से आता है। हाँ, मैथ का पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैथ बोल रहा हूँ मैं। और कोई भी पेडागोजी हो, हम इन्हीं जो है ऑथेंटिक मटेरियल से देखने वाले हैं ताकि आपका जो टाइम बर्बाद ना हो। उसके अलावा आपको जो है सही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके प्रत्येक विषय की पेडागोजी की। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 4 पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। तो ये संदर्भ ये था कि मतलब कौन कौन सी जो है समस्याएं हैं जो गणित शिक्षण में जो है परेशानी पैदा करती हैं। तो शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी भी एक बाधा है। तो चलते हैं, किसी दूसरे विषय के मुकाबले गणित शिक्षक की अपनी तैयारी, उसकी अपनी गणित की समझ, गणित के स्वभाव की समझ तथा उसकी अपनी अध्यापन विधा की तकनीकों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विधा शिक्षक की स्वयं की गणितीय गतिविधि को सुस्त बना देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हमें दूसरे विषय के मुकाबले जो है गणित शिक्षा और शिक्षक की अपनी तैयारी और उसकी अपनी गणित की समझ कि शिक्षक की गणित में खुद की समझ क्या है और गणित के स्वभाव की समझ कैसी जैसे गणित की स्वभाव मतलब यहाँ पर गणित के स्वभाव का मतलब है कि शिक्षक को इस बात को समझना चाहिए गणित एक अमूर्त विषय है। हम किस प्रकार से बच्चे के सामने इस अमूर्त विषय को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मूर्त करके और जो है एक उसके सामान्य जीवन से या उसके जो है बाहरी जीवन से जोड़कर किस प्रकार से हम बच्चों को जो है इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से गणित की शिक्षा को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तथा उसकी अपनी अध्यापन विधा की तकनीकों पर। इसके अलावा जो है किस प्रकार से गणित की कौन कौन सी जो है एक तरीके से मेथड है, टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा जो गणित को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, इसकी एक शिक्षक को समझ होना जरूरी है। और इसकी समझ होगी तभी एक गणित का शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से गणित को समझा सकता है या गणित को प्रस्तुत कर सकता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विधा। देखो, जब हम पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्ययन मेथड को अपनाते हैं तो जो टीचर की स्वयं की गणितीय गतिविधियाँ होती हैं या स्वयं की गणितीय जो पढ़ाने की उसकी टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, मेथड होते हैं, मेथोडोलॉजी होती हैं, वो सब चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, थोड़ी जो है सिमट कर रह जाती हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि इसी से पढ़ाना वो पढ़ा देता है और वो फिर नई नई रिसर्च, नई नई खोज नहीं करता है कि और नए नए तरीके नहीं ढूंढता है बच्चे को फैसिलिटेट करने के। तो हमें क्या करना है कि प्रयास ये करना है कि जो गणित में दी हुई विधा हैं उन पर तो जोर देना ही है, उनके माध्यम। उसके अलावा एक शिक्षक इनोवेटिव या नवाचार तरीके से किस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है बच्चों को गणित की शिक्षा दे सकता है, गणित की जो है पेडागोजी कंसेप्ट जो है समझा सकता है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है गणित की पढ़ाई में कुछ खास कठिनाइयाँ होती हैं। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश शिक्षकों की यह मान्यता होती है कि जितना जरूरी है उतनी गणित उन्हें आती है और किसी विशेष शिक्षक प्रशिक्षण के अभाव में वे केवल उन्हीं विधियों और तरीकों को इस्तेमाल में लाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान के चलो आज हम टीचर बन जाते हैं तो हमें जो मेथड्स आती हैं हम उन्हीं मेथड्स पर रिलाई करते हैं और हम सोचते हैं, टीचर ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं मेथड्सों के द्वारा जो आ जाती हैं उन्हीं के द्वारा हम अपना काम चला लेंगे। क्योंकि आज से 20 साल बाद देखो हर चीज़ को करने का तरीका बदल जाएगा, हर चीज़ को सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि पाठ्यचर्या कैरिकुलम समाज की आवश्यकता के अनुसार लगातार बदलता रहता है। ठीक है, जिन्हें उन्होंने अपने स्कूली जीवन में सीखा था।
नतीजा यह होता है कि समय बदलने के साथ पठन पाठन में कोई बदलाव नहीं आता तथा ये समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। अब ऐसे कैसे, जैसे मान के चलो मैं रोटेट मेथड पर पढ़ाऊँ, यानी रटने की विधि पर पढ़ाऊँ, और मैं भी दूसरे बच्चों को रटने की मेथड से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं वही तरीके से पढ़ाऊँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है, तो ये भी कमी है। तो शिक्षक को क्या करना है, लगातार जो प्रशिक्षण चलते हैं ना टीचरों के, जो प्रशिक्षण चलते हैं शिक्षकों के, उन प्रशिक्षणों में लगातार भाग लेना चाहिए और नई नई इनोवेटिव तरीके और नए नए जो है चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि एक किसी भी कार्य या किसी भी कंसेप्ट को बताने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। उसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर माना सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर कुछ शिक्षक एक अलग तरह की स्थिति का सामना करते हैं। होता यह है कि उनकी स्कूली समय से पाठ्यक्रम बहुत बदल चुके होते हैं और शिक्षकों के लिए व्यवस्थित और सतत शिक्षण कार्यक्रमों के अभाव में उनका मूलभूत ज्ञान उनके संकलनात्मक क्षेत्रों में उतना मजबूत नहीं रहता। इससे वे बाजार में उपलब्ध नोट्स पर निर्भर करते हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार सिद्ध नहीं होता है। आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान के चलो जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर पर ये होता है कि जैसे उनके टाइम पर जब पढ़ते जो शिक्षक है जो पढ़ा रहा है, उनके टाइम पर जो सिलेबस था, जो सिलेबस पढ़कर वो शिक्षक बना, उसके अलावा क्या होता है, अब नई चीज़ें आ गई हैं सिलेबस में। ठीक है, जब नई चीज़ सिलेबस में आई तो वो चीज़ें तो पढ़ी ही नहीं थी टीचर ने, है ना, शिक्षक ने पढ़ी ही नहीं थी। तो क्या होता है कि उसकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी नहीं उसे इतनी अच्छी, तो क्या होता है कि वो एक तरीके से कंसेप्चुअली भी कमज़ोर हो जाता है और जो है एक तरीके से वो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाता है। तो फिर क्या करते हैं, तो वे क्या करते हैं, टीचर फिर गाइड्स होती हैं बाजार से, उनको परचेज करता है और उन्हीं गाइडों के द्वारा रटी हुई मेथड या जो रद्दी चीज़ों तरीके से पढ़ाता रहता है। और यही कारण होता है कि अधिकतर बच्चों को जो है गणित में क्या होता है, एक डर लगने लगता है, गणित कठिन लगने लगता है। इसमें बालक या बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, इसमें जो गलती है वो है शिक्षक की। कि शिक्षक इतना समर्थ नहीं है कि वह जो है अपनी मैथमेटिक्स के कंटेंट को या पाठ्यक्रम को बहुत ही रुचिपूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत कर सके। ठीक है, उसके अलावा ऐसे में जब शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी बात सहायता पर पूरे स्कूली गणित पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही बात है, यदि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी है तो जो है पूरी स्कूली गणित पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसका नतीजा जो प्राथमिक स्तर पर होता है वह यह है, गणित अध्यापन विधा बाल मनोविज्ञान के अध्ययन परिणामों से बिल्ले ही मेल खाती हैं। और फिर क्या होता है कि जो गणित अध्यापन की जो मेथड्स हैं वो बाल विज्ञान जो साइकोलॉजिकल अध्ययन परिणामों से बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। ठीक है, क्यों रहती हैं, क्योंकि वो उस तरीके से पढ़ा ही नहीं रहा है, तो जो है क्या होगा, फिर बच्चे को जो है आउटपुट ही नहीं निकलेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर जब अमूर्तन की भाषा का रूपांतरण बीजगणित में होता है, किसमें होता है, बीजगणित में होता है, तो अपर्याप्त शिक्षक तैयारी औपचारिक गणित को अनुभवात्मक अधिगम से जोड़ पाने की असमर्थता के रूप में प्रतिबिंबित होती है। बाद में इसका प्रभाव गणित तथा दूसरे विषयों के साथ उसके संबंध स्थापित करने तथा विज्ञान में इसके अनुप्रयोग की अक्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि यदि शिक्षक को यदि बहुत अच्छे से इतने पेडागोजी नहीं आती है, पढ़ाना नहीं आता है, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा कि जो बच्चे का गणितीय ज्ञान, उस गणितीय ज्ञान को बालक के जो है अनुभवात्मक ज्ञान यानी कि अनुभव से नहीं जोड़ पाता है। विशेषकर क्या, जैसे जो एलजेब्रा है, जैसे हम बीजगणित कहते हैं, जो तो पूरा अमूर्त गणित है, तो इसको वह अपने सामान्य जीवन से नहीं जोड़ पाता है और केवल वही सीख पाता है एक्स बाई जेड। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे वो टीचर मिल जाए कि जो आज तक पढ़ाता रहा है, उसका प्लस बीज इसका जीवन में क्या महत्व है, वो टीचर नहीं मिल रहा है, मतलब मजाक में कहते हैं लोग। तो ये यही रीजन है कि पढ़ चुके हैं वो चीज़, एलजेब्रा पढ़ चुके, लेकिन उसका जीवन से क्या संबंध है, इसको आज तक कोई भी जो है टीचर नहीं समझा पाया। क्यों, क्योंकि टीचर को पता नहीं, इतनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पेडागोजिकल जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इससे विद्यार्थी महत्वपूर्ण अभिप्रेरण और प्रोत्साहन से वंचित हो जाते हैं। और जब बच्चा ये समझ नहीं पाएगा कि हमारे जीवन में कहाँ पर है एलजेब्रा, तो वो क्या होगा, इस विषय में क्या होगा, अभिप्रेरण, मोटिवेशन और जो प्रोत्साहन है उससे वो वंचित हो जाता है। ठीक है, अब अनव्यवस्था का समस्याएं 4.5 में दिखा रहे हैं, अनव्यवस्थागत समस्याएं जो गणित को सीखने में क्या करती हैं, समस्याएं पैदा करती हैं। हम कुछ अन्य समस्याओं की व्यवस्था जनित स्रोतों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहेंगे।
माने ये हमारी व्यवस्था, माने हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। किसमें? एजुकेशन सिस्टम की कुछ समस्याएं उनको यहाँ पर ये व्याख्यात कर रहे हैं। तो हम जो पॉइंट 4.5 जो पॉइंट है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से गणित शिक्षण या यह पूरी शिक्षण की बात करें उसमें समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो एक मुख्य समस्या है कोष्ठीकरण, इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि हमने एक शिक्षा के कंपार्टमेंट को दूसरे से जोड़ के नहीं रखा है। जैसे प्राथमिक शिक्षा वाले हैं वो मिडिल से कटे हुए हैं, जो मिडिल वाले हैं वो हायर सेकेंडरी से या सेकेंडरी से एक कटे हुए हैं, और जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी वाले हैं वो कॉलेज एजुकेशन से अलग अलग हैं। इनमें ना तो इनके शिक्षकों में आदान प्रदान है, और ना ही इनके करिकुलम में आदान प्रदान है, और ना ही इनमें कोई भी एक तरीके से फ्लेक्सिबल एक तरीके से जुड़ाव में है। माने हमने अलग अलग सेक्शन बांट दिए हैं, और इनका एक दूसरे में किसी भी स्तर पर क्या नहीं है? जुड़ाव नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है? कंपार्ट के रूप में बांटे हुए। अच्छा, प्राथमिक लेवल की ये शिक्षा है, उसमें ये पढ़ना है, मिडिल लेवल में पढ़ना है, तो एक दूसरे कैसे जुड़े हुए हैं, इस बात की कमी को ये जो है स्टेटमेंट दर्शा रहा है। गणित के प्राथमिक स्कूल तथा हाई स्कूल के शिक्षकों के बीच बहुत ही कम संवाद है, तथा हाई स्कूल तथा कॉलेज के अध्यापकों के बीच तो और कम ही संवाद है। ज़्यादातर स्कूली अध्यापकों ने तो गणित के शोधकर्ताओं को भी कभी भी देखा नहीं होगा, उनसे मिलना जुलना तथा बातचीत तो दूर की बात है। वे लोग जो अध्यापक शिक्षा से जुड़े हैं वे कॉलेज या शोध गणित की दुनिया से बाहर। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जैसे अगर मैं आज मान के चलो वर्ग 1 का टीचर हूँ, या जो है मैं मिडिल माध्यमिक शिक्षा का टीचर हूँ, या मान के चलो प्राइमरी एजुकेशन टीचर हूँ, तो मेरा कोई भी संपर्क नहीं होगा जो मुझसे बड़े स्तर के बच्चों को पढ़ा रहा है, जो है उससे हमारे शिक्षकों को कोई मतलब नहीं होता है। और यही कारण है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ही उसमें मतलब इस तरह के लोगों से मिलजुल रहा है, और अपने इस तरह के लोगों के साथ उनका जो है बातचीत हो रही है, और उन्हीं इस तरह से उनका संवाद कायम है, तो किसी भी एक चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते। जैसे मान के चलो मैं ग्रामर का टीचर हूँ, यदि मैं मुझसे बड़े स्तर पर जो ग्रामर पढ़ा रहा है उससे जुड़ूंगा, उससे बात करूंगा, तो मैं उससे सीखूंगा ना कि एक चीज़ को कैसे और समझाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ को और प्रकार से समझाया जा सकता है, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इससे मेरे बच्चों या मेरे जो विद्यार्थी उनको फायदा मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी जो है एक कमी देखने को मिलती है। एक दूसरी समस्या है, एक अन्य समस्या है पाठचर्या का गतिमान होना। एक ये भी समस्या है कि लगातार जो है जो कैरिकुलम है वो लगातार कैसा है? डायनामिक है, लगातार गतिमान है। एक पीढ़ी पहले विद्यार्थी कॉलेज में आने पर कलन पढ़ते थे, उसके पहले की पीढ़ी में विश्लेषण ज्यामिति को कॉलेज का गणित माना जाता था। यानी कि जो एनालिटिकल जो जियोमेट्री थी उसे कॉलेज में पढ़ाया जाता था, परंतु ये सभी प्रकरण आज स्कूली पाठ्यक्रम के भाग हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से कुछ प्रकरण काट छांट दिए जाते हैं। आज ठोस ज्यामिति या गोलीय ज्यामिति बहुत कम है। इस संकीर्णता का एक कारण है कि अंडर ग्रेजुएट विज्ञान, अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी में कलन व अवकलन समीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए यह अनुभव किया गया है कि इन प्रकरणों को जल्दी आरंभ करने से विद्यार्थियों को आगे इन्हें पढ़ने में सहायता मिलेगी। तर्क जो भी हो, गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा, ठीक है, टॉलर और तकुआकार का अर्थ क्या है? यहाँ पर तकुआकार का अर्थ है यानी कि जो होता है ना अपना क्या बोलते हैं, स्पिंडल। कैसा? स्पिंडल होना चाहिए। एक तो कैसा होना चाहिए? जो है स्पिंडल होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कैसा? एक तरीके से टॉलर और स्पिंडल आकार होने की जगह कैसा हमारा आकार? ब्रॉड और जो स्फेरिकल है, कैसा होगा? ब्रॉड और स्फेरिकल है। तो हम क्या बनाना चाहते हैं कि ऊंचा का अर्थ क्या है? यहाँ पर ऊंचे का अर्थ है कि एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे यदि आपको जैसे आपको जोड़ सिखाना है, तो बच्चे को पहले एक संख्या, ठीक है, फिर संख्याओं की पहचान करना, फिर जो है फिर तमाम प्रकार की चीज़ें समझाने के बाद तब हमें जोड़ पर जाने चाहिए। ठीक है कि नहीं? और इसमें तकुआकार का अर्थ है कि मतलब स्पिंडल का अर्थ है, जैसे आपने लट्टू देखा, जैसे लट्टू का आकार होता है ना, कि पहले छोटा ज्ञान दे कंसेप्ट के बारे में, उससे लगातार जैसे एज बढ़ती जाए, कक्षाएं बढ़ती जाए, उससे संबंधित हम क्या करते चले जाए? लगातार ज्ञान का क्या बढ़ाते चला जाए। और इस मैंने एक तरीके से लट्टू के आकार का जो है एक कैरिकुलम होना चाहिए।
हमने जेंडर को एक व्यवस्थागत मुद्दा माना था। यहाँ से थोड़ा विस्तार से समझना अच्छा होगा। गणित के बारे में एक धारणा है कि यह पुरुषों का क्षेत्र है। पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों के बारे में जानकारी ना होने से इस धारणा को बल भी मिलता है। हमारे जो है कैरिकुलम में भी कमी थी, किताबों में कहीं पर भी जो है महिला गणितज्ञों की बात नहीं की गई, और ना ही हम जब सवाल बनाते हैं मैथमेटिक्स के वहाँ पर महिला गणितज्ञों की बात करते हैं, और ना ही कोई महिलाओं का संदर्भ लेते हैं गणित में। पाठचर्या निर्माण में सामाजिक सरोकारों का अभाव भी एक कारण है, तथा सवालों में महिलाओं के जीवन की अनुपस्थिति भी इस तरह की भावना पैदा करती है। गणित की पाठ्यपुस्तकों के एक अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं के कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं थी, जबकि बहुत से सवाल कपड़ों पर, उनकी खरीदारी इत्यादि पर थे। ये चीज़ समझ में, यानी कि कपड़े पे बात कर रहा है, कपड़े खरीदते हैं, कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदते हैं, नहीं सवाल देते हैं कि मोहन ने 100 मीटर कपड़ा खरीदा, यदि 1 मीटर कपड़ा 2 रुपए का है तो 100 मीटर कपड़ा कितने का हुआ। तो मोहन की मैंने कपड़े की बात कर रहे हो, लेकिन महिला की बात वहाँ पर नाम नहीं डाल रहे किसी महिला का, यानी कि स्त्री का नाम नहीं डाल रहे, किसी फीमेल का नाम नहीं लिख रहे हो। तो समझ में आ रही बात नहीं, तो ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि हमने महिलाओं को दूर ही रखा है मैथ से, कैरिकुलम से। समझ में आ रही बात, जबकि सबसे ज़्यादा कपड़े की जो खरीदारी वगैरह कपड़े से संबंध होती है वो महिलाएं ही होती हैं, ठीक है, और उन्हीं को हमने दूर रखा है मैथ में, ठीक है। कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध भी बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के एक गुना मानकर उनका व्यवस्थित अवमूल्यन होता है। यानी कि ये कह रहा है कि कई शोधों से ये सिद्ध होता है कि लड़कियों को कई लोग जो है गणित की विशेषज्ञता के रूप में नहीं देखते हैं। वो और लगातार हम क्या कर रहे हैं, उनका एक तरीके से व्यवस्थागत अवमूल्यन कर रहे हैं, उनको जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका ह्रास कर रहे हैं। जबकि वे गणित में शाब्दिक और ज्ञानात्मक कार्य बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। बिल्कुल सही बात है, उन्हें बहुत वो समझते हैं किसका अर्थ क्या, शाब्दिक बहुत अच्छे से ज्ञान होता है गणित का, और ज्ञानात्मक कार्य बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। जैसे मान के चलो रंगोली जब बनाती हैं तो आकार ही तो बना रही हैं वो भी एक जियोमेट्री तो है, ठीक है। यह भी देखा गया है कि शिक्षक लड़कियों से अधिक लड़कों को संबोधित करते हैं। ये बिल्कुल देखा गया होगा आपको कि जो शिक्षक होता है वो लड़कियों से अधिक लड़कों को ज़्यादा संबोधित करते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें मतलब इन्वॉल्व करके रखते हैं, जिससे पुरुष की आदर्श अधिगमकर्ता के रूप में पुष्टि होती है। और यह बात इस बात की पुष्टि करती है कि मैथ में जो है पुरुष एक आदर्श है, पुरुष सही एक वह व्यक्ति है जो पढ़ सकता है। ये गलत धारणाएं है ना, ये ध्यान रखना। ये बता रहा है, मतलब कमी बता रहा है कि क्या कमी है अपनी जो है गणित की समस्याएं बता रहा है। जब अनुदेशात्मक निर्णय शिक्षक के हाथ में होते हैं और उनकी अधिगम योजनाएं लिंग संबंधित धारणाओं से ओतप्रोत होती हैं, लड़कों के साथ वे अधिक आविष्कृत समस्या समाधान युक्तियों का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक अच्छी तथ्यात्मक समझ प्रतिबिंबित होती है। अध्ययन बताते हैं कि शिक्षक लड़कों की गणितीय सफलता को एकता से जोड़कर देखते हैं। यानी कि जैसे यदि लड़के ने बहुत अच्छा कर दिया तो क्या कहेंगे कि लड़के तो करते ही हैं, मतलब लड़कों तो मैथ में होशियार होते हैं। ये फील्ड लड़कों की है, यही रीजन तो इंडिया में लड़कियों को गणित बहुत कम लेने की वो सलाह देते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी ले लो, आर्ट ले लो, होम साइंस ले लो, है ना। तो इसलिए क्या कोई जोड़ के रखते हैं कि नहीं, जो लड़कों का जो मतलब क्षेत्र है वो गणित है, और लड़कियों का जो क्षेत्र है वो भाषा है, आर्ट है ना, होम साइंस, ये सब चीज़ों को जोड़कर हम देखते हैं, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों एक तथ्यात्मक रूप से गलत है, और जो है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं तथा लड़कियों की सफलता को उनके पतनों के रूप में देखते हैं। जबकि यदि जैसे ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान के चलो यदि एक लड़के के नंबर आ जाते हैं 100/100 कक्षा 10 में, तो हम कहते हैं कि लड़के तो मैथ में होते होशियार हैं, समझ बात की नहीं, और जो है वो तो उसकी एकता है, उसमें क्या है, एकता है, ठीक है। लेकिन यदि लड़की की 100/100 आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया इसलिए उसको 100/100 आ गए, वरना लड़कियों के नंबर नहीं आते। लड़कियाँ सामान्यतः लड़कियाँ जो है मैथ में होशियार नहीं होती है, ऐसी सोचती समाज। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं समझा रहा हूँ, तो ये समझ लो कि मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि हम ये एक समाज सोचती है कि लड़की ने बहुत प्रयास किया कि देखो उस विषय में नंबर लेके आई जो विषय लड़कियों का है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी धारणा भी है गणित के बारे में हमारे भारतीय समाज में। कक्षा की बातचीत भी यह संकेत देती है कि किस तरह से गणित का पुल्लिंगीकरण माने समझ गए ना, यानी कि एक तरीके से पुरुषों के लिए जो है गणित पुरुषों का विषय मान लिया गया है, और स्कूल में शैक्षिक प्रतियोगिताओं की धारणाएं विकसित करने में जेंडर सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ता है।
गणित में अपने प्रदर्शन के साथ स्कूल की सफलता को चिन्हित करके भी लड़कियां निश्चित तौर पर घाटे में है। तो क्या है, गणित में अपने प्रदर्शन के साथ स्कूल की सफलता को चिन्हित करके भी क्या है, लड़कियां निश्चित रूप तौर पर घाटे में हैं। ठीक है, अब अगला इसमें जो है अगली चीज़ त्रुटि बताइए 5.1 में, ऊंचे लक्ष्यों की ओर, यानी कि हमने 2 लक्ष्य बताए थे ना, ध्यान है, नैरो एंड हायर। तो हम नैरो से हायर की ओर, हमें लक्ष्य की ओर जाना है। तो देखो, संकीर्ण लक्ष्यों से माने नैरो एम से हमें हायर एम की ओर जिस बदलाव की हम वकालत कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह बदलाव गणितीय विषय वस्तु से गणितीय अधिगम वातावरण की ओर हो। तो हमें क्या करना है कि गणितीय जो है विषय वस्तु से निकलना है कि केवल हमने जैसे मान लीजिए गणित में जो दिया, जोड़ घटाना संक्रियाएं दी हैं या जो भी सवाल वो करवा दिया, तो हम सोचते हैं बच्चे को अपने गणित सिखा देना। ये तो नैरो एम है, ये तो हमारा क्या है, संकीर्ण उद्देश्य है। हमें इसके साथ साथ हमें गणितीय वातावरण की ओर ले जाना, बच्चे किस प्रकार से गणित को समझे, किस प्रकार से जो है उसके दिमाग में दिमाग का गणितीकरण, रेशनलाइजेशन हो, तार्किकरण हो, और गणित का यही जो है हायर एम होना चाहिए। हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले गणित के विषय क्षेत्र एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। इस बात पर विवाद हो सकता है कि किस स्तर पर क्या पढ़ाया जाता है और किस विशिष्ट प्रसंग पर विस्तार का स्तर क्या है, लेकिन विषय क्षेत्र में जैसे अर्थमेटिक, अंकगणित, बीजगणित, अलजेब्रा, ज्यामिति, जियोमेट्री, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, आंकड़ों का विश्लेषण, तो क्या है, डाटा हैंडलिंग, सभी आवश्यक घटक शामिल हैं। इस पर एक व्यापक सहमति है कि ये सब पढ़ाया जाना चाहिए अपने कैरिकुलम में बच्चों को। ठीक है, हमारे वर्तमान पाठचर्या और शिक्षण शास्त्र की आलोचना का मुख्य कारण गणितीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में उसका असफल होना कहा जा सकता है। हमारा आशय यहाँ प्रक्रियाओं की पूरी श्रेणी से है। औपचारिक समस्या समाधान माने फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्वतः शोधन विधि, यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, का प्रयोग, अनुमान तथा सन्निकटन, ठीक है, अनुमान तथा सन्निकटन, स्टीमीकरण माने ऑप्टिमाइजेशन, प्रतिरूपों का उपयोग और जो दृश्यीकरण माने विजुअलाइजेशन, निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन, तार्किक क्षमता और उपपत्ति यानी कि जो है रीजनिंग कैपेसिटी एंड जो उपपत्ति यानी जिसे हम कहते हैं प्रूफ। ठीक है, संबंध स्थापित करना तथा गणितीय संप्रेषण माने मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, इन प्रक्रियाओं को महत्व देने का मतलब कई चीज़ों में फर्क समझना है। माने ये जो चीज़ें लिखी, इन चीज़ों को महत्व देने की ज़रूरत है कि बच्चा स्वयं समस्या समाधान करे, बच्चा जो है ह्यूरिस्ट करे, यानी कि बच्चा शोध जो है लगातार नई नई चीज़ों को खोज करे, अनुमान लगा सके, अप्रोक्सीमेशन कर सके, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कर सके, जो है प्रतिरूपों का उपयोग कर सके, जो है विजुअलाइजेशन कर सके इस समस्या का, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन कर सके और तार्किक क्षमता पैदा कर सके। उसके साथ साथ किसी भी चीज़ को किस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं और संबंध स्थापित कर सकते हैं और किस प्रकार से हम गणित में संप्रेषण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को बच्चा समझे और इन सब का उपयोग भाई अपने वास्तविक वातावरण में कर सके। ये गणित पढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं को महत्व देने का मतलब है कई चीज़ों में फर्क जब बच्चा इन सब चीज़ों में को समझने लगेगा तो बच्चा कई चीज़ों में फर्क समझने लगता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है लघुत्तम समावर्त और एक होता है महत्तम समावर्तक। तो कई लोगों को अभी पता ही नहीं है कि लघुत्तम समावर्तक में समावर्त का अर्थ क्या है यहाँ पे, और जो महत्तम समावर्तक है तो महत्तम समावर्तक का अर्थ क्या है। मैं दोस्तों यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, देखो जो लघुत्तम समावर्तक है वहाँ पर हम जो लेते हैं, जो कॉमन वो लेते हैं, क्या किसकी बात करते हैं उसमें अपन, तो लघुत्तम समावर्त में किसकी बात करते हैं, तो लघुत्तम करते हैं किसमें, मल्टीपल की। तो देखो जो समावर्त अपवर्त यानी कि अपवर्त का अर्थ होता है मल्टीपल और अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर रखें। ठीक है, तो ये अंतर नहीं होगा आपको पता, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये चीज़ें मुझे कैसे पता चली, क्योंकि मैंने उसको लगाया कि ये कैसे बना। तो जब मैं एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज पहली बार आपको समझ में आएगा कि एलसीएम और एचसीएम में क्या अंतर है। ठीक है, अगला इसमें पढ़ लेते हैं आगे। फर्क समझना है, मसलन कि गणित करना और गणित छोड़ना, चिंतन का गणितीयकरण और सूत्रों का कंठस्थ करना, सतही गणित और महत्वपूर्ण गणित, संकीर्ण लक्ष्यों के लिए काम करते हुए ऊंचे लक्ष्य की ओर जाना। स्कूली गणित में
स्कूली गणित में निश्चित रूप से अधिक जोर तथ्यात्मक ज्ञान माने तथ्यात्मक फैक्चुअल नॉलेज, प्रक्रियात्मक प्रभाव, प्रोसीजरल फ्लुएंसी और संकल्पात्मक समझ जो क्या है, और संकल्पात्मक समझ का अर्थ क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर दिए जाने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। स्कूली गणित में निश्चित रूप से ये डार्ट सीटा में पूछा जा सकता है कि स्कूली गणित में निश्चित रूप से डैश की ओर मतलब ऑप्शन लिखने किसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को जो है तथ्य फैक्चुअल नॉलेज और प्रोसीजर फ्लुएंसी साथ साथ में बच्चे को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिए जाने की जरूरत है। संकलन अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वे कहेंगे कि जो है स्कूली गणित में निश्चित रूप से डैश की ओर जोर देने की आवश्यकता है। पहला ज्ञान, दूसरा ऑप्शन प्रक्रियात्मक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन संकल्पात्मक नॉलेज माने समझ अंडरस्टैंडिंग, उपरोक्त सभी। तो क्या लगाओगे, उपरोक्त सभी। संकल्पात्मक चीज़ों के इस्तेमाल से अनुभव तथा पूर्व ज्ञान के जरिए नए ज्ञान का निर्माण होता है। यदि किसी भी चीज़ का आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्चुअल उसका जानते हो, तो आप क्या करोगे, अपने पूर्व अनुभव माने एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस और पूर्व ज्ञान जो आपके नॉलेज है, पूर्व नॉलेज है, उसके जरिए से आप नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन प्रक्रिया को तथ्यात्मक समझ पर अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, हम कहते हैं कि फैक्चुअल यदि आपको ज्ञान ज़्यादा है तो जो ज़्यादा पर हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये कहना चाह रहे हैं वो तथ्यात्मक जो है समझ पर अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसे बच्चों में गणित के प्रति भय के मुख्य कारण के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया को जो है तथ्यात्मक समझ की और अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। किसको, प्रक्रिया को। कैसे प्रक्रिया, अच्छा ये बात बताएं प्रोसीजर क्या होता है। देखो जैसे मान के चलो आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा 10 में, जैसे मान के चलो आपने विलोपन विधि पढ़ रहा हो, ठीक है, या कोई भी विधि पढ़ रहे हो तो आपको स्टेप रखवा दिए जाते हैं और वो स्टेप बार बार करने के लिए कहे जाते हैं। उसका मतलब नहीं समझा जाता है क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं स्टेप रट लेता है और बार बार नो करता है, बच्चा गलत सीख गया और वो उसे लगता है मैं गलत सीख गया हूँ। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ट्विस्ट करते हैं सवाल को तो वो नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं क्या, प्रक्रिया। ठीक है, उसे कहते हैं या तो इसको एल्गोरिथम कह सकते हैं या उसको प्रक्रिया बोल रहे हैं हिंदी में। ठीक है, एल्गोरिथम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो एल्गोरिथम नहीं रटवाना है हमें, बच्चों के अंदर तथ्यात्मक समझ कि ऐसा क्यों हो रहा है और अनुभव देना चाहिए उसका कि ऐसा क्यों इसलिए हो रहा है। समझ में आती है, और अनुभव पर आधारित ज्ञान निर्माण की तुलना में जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है पहले की सिस्टम पर। ठीक है, हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं आप। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक जो ज्ञान है उसकी जगह हम जो है जो एक तरीके से तथ्यात्मक समझ और अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। और यही कारण है कि बच्चों के अंदर गणित के रूप में भय पैदा हो जाता है, गणित का भय पैदा रहता है। इसे मैथ फोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथ फोबिया कहते हैं। वहीं दूसरी ओर समस्या समाधान गतिविधियों और ऊपर बताई गई बातों से संबंधित विधियों पर जोर देने से जो है अधिगम वातावरण का निर्माण होता है जो बच्चों की सहभागिता बढ़ाता है, उन्हें लगाए रखता है और उनमें सफलता का भाव पैदा करता है। इस तरह से हमारी कक्षाओं का रूपांतरण और पाठ्यक्रम का ऐसा डिजाइन जो ऐसी रूपांतरण के अनुकूल हो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि हमें बच्चा स्वयं खोजे, बच्चा ऑप्टिमाइज करे, बच्चा क्या करे, ऑप्टिमाइजेशन करे, माने एक तरीके से एस्टिमेशन करे, बच्चा अनुमान लगा सके, बच्चा अप्रोक्सीमेशन कर सके, है ना, और बच्चा स्वयं जो है क्या कर सके, जो समझ सके, उसको कंसेप्चुअल नॉलेज ले सके और उसके आधार पर तथ्यात्मक नॉलेज को ग्रैब कर सके और हटे ना मैथ को। इस प्रकार के हमें वातावरण बनाना है। इस प्रकार से हमें जो है गणित पढ़ाने का जो है वातावरण बनाना है ताकि बच्चे स्वयं इन सब चीज़ों का जो है सीख सके और उनके अनुभव को आधार मानकर ही हमें पढ़ाना चाहिए। अब देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है, प्रक्रियाएं, है ना। हम जिन तरह तरह की प्रक्रियाओं और उनका पाठचर्या में स्थान का जिक्र कर रहे हैं यहाँ उनकी व्याख्या करना उचित समझते हैं। ये प्रक्रियाएं विषय क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं, लेकिन हम जोर देना चाहेंगे कि वे गणित के लिए बहुत अहम हैं। इसके विपरीत अर्थों में देखने की जरूरत है जिसमें गणित को सटीक लेकिन गूढ़ ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, औपचारिक समस्या समाधान, ये अब पहली प्रोसेस बता रहा है कि इसका क्या, इसके किस प्रकार से फायदे हैं। तो इसका है औपचारिक समस्या समाधान, फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम से कम स्कूलों में केवल गणित के क्षेत्र में ही मौजूद है, ठीक है, परंतु भौतिक शास्त्र के पाठों के लिए माध्यमिक स्तर व बाद के स्तरों पर गणित के बाहर ऐसी
कोई स्थितियां नहीं हैं जहां बच्चे अपने को समस्या समाधान से जोड़ सकें। ऐसा होने के बावजूद यह सच है कि गणित एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो स्कूल सिखा सकता है। गणित शिक्षा को इस बात के लिए और अधिक सजग होना चाहिए कि कौन सी विधियां दी जा रही हैं। समस्या समाधान के केवल वही अभ्यास करना सम्मिलित हैं जो पाठ्य पुस्तक की विशिष्ट परिभाषाओं के लिए उदाहरण स्वरूप आते हैं। बदतर पाठ्य पुस्तक के सवाल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होते हैं जिनकी उस पाठ के बाहर कोई वैधता नहीं होती है। यानी ये कह रहे हैं कि हमें जो समस्या समाधान सिखा रहे हैं वो केवल कहाँ से सिखाते हैं, केवल किताबों तक। समस्या समाधान का अर्थ है किसी भी समस्या को सॉल्व करना। जैसे हमने सीखा कि किस प्रकार से एक आपको सवाल दिया गया, क्या सवाल दिया गया कि एक व्यक्ति ने अपने जो है दुकानदार से 10,000 रुपये लिए, ठीक है, या सेठ से 10,000 रुपये लिए 2% की ब्याज की दर से, ठीक है, 2% ब्याज की दर से सालाना लिए। तो बताइए उसका साधारण ब्याज कितना हुआ। ये जब वो गणित में आता तो सिखा देते कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब उसके सामान्य जीवन में इस बात आती है कि जैसे उसके पापा ने कहा कि बेटा मैंने अपनी जो है एक दोस्त से 10,000 रुपये लिए हैं 2% की ब्याज से, 1 महीने के लिए लिए हैं, तो कितना ब्याज बना। तो वो बंदा बता नहीं पाएगा 1 महीने के लिए तो कितना आया। क्यों? क्योंकि उसको वो सिखाई नहीं गया, उसने 1 साल के लिए सीखा था। तो क्या हुआ अब यहाँ पर यह बात हुई कि हमने समस्या समाधान सिखाया उसको कहाँ पर, किताबों का, लेकिन रियल जिंदगी का नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं अपने स्वयं के जीवन का तुम्हें अनुभव बता रहा हूँ। एक बार रही मैं कक्षा 6 की बात है, तो पापा ने ऐसे कहा कि मैंने इतने रुपये लिए हैं कि सूरज कितने रुपये हुए, क्योंकि मैं होशियार था थोड़ा, तो मतलब घर में रहता है कि होशियार वजह। तो जब मैंने तुम्हें बता ही नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा, तो मैंने 1 साल का बता दिया उन्होंने निकाल के। तो उन्होंने बताया था कि 5,000 रुपये लिए हैं 5 की ब्याज की दर से, तो 1 महीने का कितना हुआ। तो मैंने तुरंत ही लगा दिया, अच्छा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि पापा जो है 1 साल का जो 5% की दर से तो कितना हुआ, तो 10% से कितना होगा 5, तो 250 रुपये मैंने बता दिए। पापा ने कहा कि 250 रुपये कैसे हो सकते हैं 1 महीने के। ये चीज़ समझ में आ रही बात की नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला मेरे प्यारे दोस्तों कि मुझे क्या थी जो है, मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो मैं क्या नहीं कर पाया, मैं अपनी समस्या समाधान करने की योग्यता की जो गणितीय योग्यता थी उसको किताब से बाहर सामान्य जीवन से नहीं जोड़ पाया, है ना। तो ये चीज़ सबसे बड़ी कमी है, यही ये सब समझा रहे हैं। तो हमें बच्चे को इस प्रकार से गणित सिखाना है कि बच्चे जब जो किताबी समस्या है तो उसका समाधान तो कर ही सकें, साथ साथ में यदि किताब से बाहरी जिंदगी में उससे संबंधित समस्या है उसको भी क्या करे, हल कर सके, क्या कर हल कर सके। ठीक है, अभी जो मैंने डिस्कशन किया ये भी कई लोग नहीं बता पाएंगे आप ही में से कि मैं मतलब कैसे बताएंगे क्या, क्योंकि वो तो एनुअली निकालते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताना निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। यदि मैं सवाल बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति ने जो है 10,000 रुपये लिए 10% की दर से, 10,000 रुपये 10% की दर से, तो 1.5 माह यानी कि कितने 45 दिन का जो है उसका ब्याज बताओ कितना होगा, उसके 45 दिन का ब्याज बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी ओर कई सामान्य तकनीकें स्कूल के विभिन्न चरणों में पढ़ाई जा सकती हैं। तकनीकें जैसे अमूर्तन माने एब्स्ट्रैक्शन, सांख्यिकीकरण, अनुरूपता, प्रकरण विश्लेषण, सरल परिस्थितियों में रूपांतरण, जहाँ तक कि अनुमान और सत्यापन कई समस्याओं के संदर्भ में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त जब बच्चे विभिन्न प्रकार के उपागम समय के साथ सीखते हैं तो वे साधन समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं? साधन समृद्ध होते हैं तथा वे यह सीखते हैं कि कौन सा उपगमन कब उपयुक्त होगा। उपगमन का अर्थ होता है यहाँ पर मेरे दोस्तों कि समय के अनुसार, ठीक है, कौन सा उपगमन कब उपयुक्त होगा। यह हमें ह्यूरिस्टिक या निश्चित नियमों की ओर ले जाती है। दुर्भाग्यवश गणित को शुद्ध माना गया है जिसमें उचित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी त्रिभुज के गुणधर्म का पता लगाने के लिए अक्सर यह उपयोगी होता है कि पहले हम उस विशेष स्थिति का पता कर लें जिसमें अमुक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हम क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हमें त्रिभुज के बारे में कोई जो है सवाल करना है तो हमें पहले ही पता रहता है, पहले नियम रटवा दिए जाते हैं कि देखो इसका निकालना है समकोण त्रिभुज का तो ऐसा सूत्र होगा, उसका निकालना है ऐसा सूत्र होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को खुद ऐसा मौका नहीं देते हैं कि बच्चा खुद विभिन्न त्रिभुजों को देखे, उन्हें पहचाने, उनमें तुलना करे, उनसे ज्ञान का निर्माण करेगा इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस है ना। तो ये चीज़ का मौका नहीं देते हुए सबसे बड़ी समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या पेडागोजी में, ठीक है। पर सामान्य मामले को देखें
तो वो जो है फिर सामने मान लो देखें, ऐसी स्वतः शोध प्रणाली हमेशा कार्य नहीं करती, लेकिन जब ये कार्य करती हैं तो कई अन्य सवालों का भी जवाब दे सकती हैं। जब हम गणित का उपयोग विज्ञान में करते हैं तो ऐसी स्वतः शोध प्रणाली मैंने बच्चे स्वयं करे, देखे, तुलना करे, उसको मौका देने चाहिए। ये नहीं कि अपन ने ठूस दिया और उसको सवाल कर दिए, गणित सीख रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है फिर तो बच्चा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। स्वतः शोध प्रणाली के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक, अभियंता और गणितज्ञ स्वतः शोध प्रणाली का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकों द्वारा सावधानी से छुपाया गया है। जैसे मान के चलो कि यह स्वतः शोध प्रणाली माने उन्होंने स्वयं ही उस चीज़ को समझा, स्वयं उस चीज़ को रिलेट किया और स्वयं उस चीज़ का नियम बनाया, उसके आधार पर उन्होंने कोई चीज़ की। तो ये ज़्यादातर कौन, जो वैज्ञानिक है, अभियंता, ये स्वयं करते हैं। तो एक बात बताओ, यदि बच्चे को आप छोटे से नहीं सिखाए तो बड़े में जाके कैसे कर पाएगा ये। तो ये कहना चाहिए कि हमें स्वयं ही बच्चे को मौका देना चाहिए, बच्चा गणित को एक्सप्लोर करे, गणित को समझे और आपस में तुलना करे। जैसे आप त्रिभुज पढ़ाना चाहते हैं तो विभिन्न त्रिभुजों को आकृति भले छोड़ दो उसको कि ये क्या, तुलना करो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। जैसे आप समझाना चाहते हो कि समकोण, नीलकोण, अधिक कोण, तो तीन के उदाहरण डाल दो बहुत सारे उसके सामने, वो खुद समझेगा कि समकोण में सीधा है, इसका जो ऊपर की डंडा गया है वो सीधा है, और सब में या तो कोई झुका हुआ है या कोई इस साइड है। तो बच्चा स्वयं समझने का प्रयास करे, है ना। अगला है राशियों के अनुमान और हलों के सन्निकटन। तो राशियों का अनुमान लगा सके और सन्निकट अप्रोक्सीमेशन कर सके को वैज्ञानिक आवश्यक कौशल मानते हैं। जब सटीक हल मौजूद ना हो तो जब तो कई ऐसी चीज़ें होती है जिसका सटीक हल नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो आप एक जो है शादी में, आपका घर शादी है, ठीक है, आप जो बताओ कि आपने 500 लोगों को जो है इनविटेशन कार्ड दिया, तो ये जरूरी तो नहीं कि 500 लोग आए, थोड़े बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। तो आप मान के चलो आपको खाना बनवाना है, तो आप अप्रोक्सीमेट में ट्यूब लगाते हो ना कि लगभग इतने लोग हैं तो लगभग इतने लोग आ सकते हैं, तो 200-400 को ज़्यादा बनवाते हैं। यदि आप एक तरीके से संरक्षण करना नहीं जानते हैं तो आप जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलो एक नाला है, ठीक है, अब उसको कूदना है, क्या करना है, कूद के उस साइड जाना है, तो अब अनुमानित तो लगा दो वहाँ पे कि किस प्रकार से उस नाले कूद कर बाहर जा सकते हैं, है ना। तो ये सारे उदाहरण तो बहुत जिंदगी में जो है अनुमान का क्या होता है, बहुत सारा जो है वो। जैसे मान के चलो आप यात्रा पर जा रहे हो बस में, ठीक है, तो किसी ने कॉल लगाया, उसने कहा क्यों, कब तक आ रहे हो, तो उसने कहा कि बस मैं 15-20 किलोमीटर दूर रह गया हूँ। तो आपने अनुमान लगा लिया कि अनुमान नहीं लगाते हैं ना पर कि अच्छा 40 किलोमीटर में चला आया हूँ, लगा 1 घंटा, ठीक है, अब मुझे 20 किलोमीटर और जाना लगभग, तो आधा घंटा। तो आप क्या बोल देते हो फ़ोन पर, बस 25 से 30 मिनट लगने वाले आ जाएंगे। अगर आपको अनुमान लगाना नहीं आया तो आप कर ही नहीं पाओगे ना ये चीज़। तो अनुमान लगाना और संरक्षण बहुत जरूरी है जो है गणित में। कब वैज्ञानिक आवश्यक क्वेश्चन मानते हैं, जब दो क्या दोबारा में पढ़ता हूँ, राशियों के अनुमान और हलों के सन्निकटन को वैज्ञानिक आवश्यक कौशल मानते हैं। जब सटीक हल मौजूद ना हो, भौतिकविद फर्मी एक जो है वो है फिजिस्ट है मतलब फिजिक्स को पढ़ने भौतिकविद फर्मी दैनिक जीवन पर आधारित अनुमान सवालों के निर्माण को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, विख्यात थे। जो फर्मी हैं जो कि भौतिकविद है, वो जो है क्या करता था कि अनुमान लगाकर जो है जो सवाल होते थे उनको हल करता। सवाल यानी कि जो सामान्य जीवन से जुड़े सवाल हैं, दैनिक जीवन से जुड़े सवाल हैं, उनको हल करता था। वह यह भी बताते थे कि इन सवालों ने किस तरह से नाभिकीय भौतिकी में उनकी मदद की है, न्यूक्लियर फिजिक्स में कितनी मदद की है। वस्तुतः जब एक किसान किसी विशेष फसल से प्राप्त होने वाली उपज का अनुमान लगाता है, तब अनुमान और सन्निकटन की विचारणीय विधियों उपयोग में लाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फसल कटी नहीं है तब भी किसान अनुमान लगा लेता है कि लगभग इतनी फसल होनी चाहिए मेरी, ठीक है। तो ये एक अनुमानी के द्वारा तो कर पाता है। स्कूली गणित ऐसे उपयोगी कौशलों के विकास व संवर्धन में एक सार्थक भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह करीब पूरी तरह से उपेक्षित है। स्कूलों में स्टीमिकल ऑप्टिमाइजेशन को एक कौशल के रूप में कभी भी नहीं पहचाना गया है। जब हम कुछ सामानों का एक सेट किसी तय रकम से कम में खरीदना चाहते हैं तो हम स्टीमीकरण करते हैं। 100 रुपये में आ और बा या सा दा और या विभिन्न परिमाणों में खरीद सकते हैं। देखो आपके पास 100 रुपये, ठीक है, आपको 100 रुपये में दो वस्तु आ और बा मिल सकती हैं और एक सेट मिल सकता है सा दा और या का। ये 2 सेट है सामान के 100 रुपये में, आ और बा, और जो दूसरा सेट है सा दा और या, ठीक है, के परिणामों की खरीद सकते हैं और हम निर्णय लेते हैं। 2 विभिन्न रास्तों में एक ही स्थान तक ले जा सकते हैं और प्रत्येक
क्या कह रहे हैं, और ये जो है प्रत्येक के विभिन्न लाभ या हानियां हैं। अधिकांश इष्टमीकरण समस्याओं के लिए सटीक हल होना कठिन है, परंतु उपलब्ध सूचना के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण चयन। तो ये इष्टमीकरण की सीधी सी बात क्या है, परिभाषा है कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एक गणितीय कौशल है जो सिखाया जा सकता है। प्रायः जरूरी आंकिक या ज्यामितीय सुविधा उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध होती है। ऐसी स्थितियां तथा योग्यताएं विकसित करने से स्कूली गणित आनंदप्रद बन सकती है तथा इसे प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, में एक शब्द आया इष्टमीकरण क्या होता है, इष्टमीकरण क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलो आपके पास, ठीक है, आपके पास जो है एक चीज आपको कोई दो, आपके पास दो लक्ष्य हैं, यानी कि दो चीजें आप एक काम, मैंने कोई आपके मान के चलो कोई आपके पास 500 रुपए है और आप चीजों के दो चाहते हो। अब आपके लिए कौन सा उचित है उसका चयन करना विवेकपूर्ण तरीके से, उसे हम इष्टमीकरण कहते हैं। और यह चयन के विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, अपनी आवश्यकताओं और अपनी जो है उनको समझते हुए हम इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इष्टमीकरण का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास दो रास्ते हैं, अब किस रास्ते पर जाना है इसका निर्णय लेना अपने विवेक से, अपने तर्क से कि हमें कौन सा सही है सबसे ज्यादा, इसे हम ऑप्टिमाइजेशन या इष्टमीकरण कहते हैं। अगला, अब दृष्टिकरण और निरूपण। तो वो विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन पुनः ऐसे कौशल हैं, दो चीजें, दृष्टिकरण क्या होता है और निरूपण क्या होता है। देखो, विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन पुनः ऐसे कौशल हैं जो गणित के पाठ्यक्रम के बाहर हैं और इसलिए गणित में इसे जितना अभी तक विकसित किया जा चुका है उससे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। संख्याओं, आकारों व रूपों का उपयोग कर प्रतिमानीकरण करना गणित का सबसे अच्छा उपयोग है। ऐसे निरूपण में काल्पनिक और तार्किक क्षमता होती है जिनसे आवश्यक बातों को स्पष्ट करने व अप्रासंगिक जानकारियों को दूर करने में सहायता मिलती है। खेद है कि निरूपण वहीं पढ़ाकर समाप्त कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए समीकरण पढ़ाए जाते हैं परंतु बल और त्वरण के बीच संबंध स्थापित करने में समीकरण का उपयोग कैसे किया जाए यह परीक्षण नहीं किया जाता है। जैसे मान के चलो u बराबर अपन लिखते हैं u a प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये जो अपन जितने भी सूत्र पढ़ते हैं ये पढ़ा तो दिए जाते हैं लेकिन इनका संबंध नहीं बता पाते, यानी कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते कि ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि त्वरण क्या होता है, तो मैंने बोला वेग में परिवर्तन के तो त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की क्या होगी परिभाषा, अगर सूत्र के रूप में रहते ए बराबर क्या लिखेंगे, ए एक्सेलरेशन को, त्वरण को ए से दर्शा, ए बराबर v अपॉन टी। अभी हम ये नहीं समझा पाए कि ए और टी का संबंध क्या है। तो देखो, यदि टी घटेगा तो ए बढ़ेगा, यदि टी बढ़ेगा तो ए घटेगा, यानी कि यदि समय घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा और त्वरण बढ़ेगा तो समय घटेगा, यानी कि उनका उल्टा संबंध है। और जबकि वेग और त्वरण का सीधा संबंध है, त्वरण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण। इस चीज़ को हम समझा नहीं पाते हैं बच्चों को, इसका मतलब सूत्र का मतलब क्या है। जैसे हम लिखते हैं साधारण ब्याज सूत्र पता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। इसका अर्थ क्या है कि P का हमने कोई परसेंट निकाला और उस परसेंट को निकाल कर उस जितना परसेंट निकल के आया 1 साल का ब्याज उसे हमने किससे गुणा कर दिया, समय से, कि कितने, जैसे मान के चलो मैंने 500 रुपये पे 10% निकाला तो कितना आया 50 रुपये। जो तो 1 साल का ब्याज जो आप जितने भी साल हैं 10 साल का साधारण ब्याज निकालना 10 से गुणा कर देंगे तो 500 रुपये हो गया। तो QPRT बना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को हम समझा नहीं पाते। हम क्या करते हैं, रटवा देते हैं, आज पता नहीं है PRT इंटू 100 क्यों लिखा जाता है ना। तो ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करवाना पड़ेगा चीज़ों का। हमें उदाहरणों की आवश्यकता है जो बहुत से निरूपण प्रदर्शित कर सकें जिसके सापेक्ष लाभ समझे जा सकें। उदाहरण के लिए एक भिन्न को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसे संख्या रेखा या नंबर लाइन पर एक बिंदु के रूप में भी देखा जा सकता है। दोनों निरूपण उपयोगी हैं और विभिन्न संदर्भों में उचित हैं। यह भिन्नों के बारे में सीखना भिन्नों के अंगगणित से कहीं अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, P बटे Q भिन्न, तो भिन्न को किस पर हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर तो क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या उपस्थित है, तो जो भिन्न है वो भी तो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, यह हमें गणित के अंदर गणित में तथा अध्ययन के दूसरे विषयों के मध्य संबंध स्थापित करने की आवश्यकता की ओर भी ले जाता है।
बच्चे आंकड़ों के मध्य क्रियात्मक संबंधों के ग्राफ बनाना सीखते हैं, परंतु भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में समीकरण पढ़ते समय ऐसे ग्राफ के विषय में सोचने में असफल रहते हैं। बीजगणित सार्वगर्भित प्रतिस्थापनीय विज्ञान कथनों को रेखांकित करने के लिए एक भाषा प्रदान करती है और कई बच्चों के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करती है। यूजीन विग्नर ने एक बार विज्ञान में गणित की अतार्किक प्रभावकारिता के बारे में कहा था कि बच्चों को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है कि गणित विज्ञान में एक प्रभावकारी उपकरण है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप विज्ञान में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको गणित आना बहुत जरूरी है। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं यहाँ कि जैसे आपसे पूछता कि आपने 12th किस विषय से पास की, सब्जेक्ट से पास की, तो हम बोल देते हैं कि हमने पास की बायोलॉजी से, तो हमने पास की मैथ से। अच्छा, यदि किसी ने पूछा कि आपकी संकाय से हैं, तो संकाय का अर्थ तो स्ट्रीम, तो स्ट्रीम 2 ही 3 बनाई गई थी हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो हम चाहे गणित हो चाहे बायोलॉजी हो, दोनों ही काय में आते हैं, विज्ञान संकाय में आते हैं। किसमें आते हैं? विज्ञान संकाय में आते हैं, इसे स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो यदि कोई कभी पूछे आपसे कि आप किस संकाय से हैं, तो ये मत बोलना कि हम तो बायोलॉजी संकाय से हैं या गणित संकाय, नहीं, क्या बोलोगे? विज्ञान संकाय से हैं। तो क्या विज्ञान और गणित दोनों ही किस में आते हैं? साइंस स्ट्रीम में आते हैं, विज्ञान, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी। गणित में व्यवस्थित तर्कण, ठीक है, व्यवस्थित तर्कण या तर्कण को बहुत ज़्यादा रेखांकित नहीं किया जा सकता। यह गणितज्ञों की सौंदर्य शास्त्र और लालित्य की धारणाओं से विशिष्ट रूप से बंधा है। गणित में उत्पत्ति या प्रूफ महत्वपूर्ण है, परंतु निगमन से उत्पत्ति की तुलना करना, जो कि स्कूलों में होती है, धारणा के साथ अन्याय है। देखो, निगमन जो करते हैं हम, वो अलग चीज़ है, जो प्रूफ करते हैं वो अलग चीज़, इन दोनों को हमें एक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। कभी कभी एक चित्र किसी उत्पत्ति के लिए पर्याप्त होता है, एक रचना किसी दावे को मजबूती से सिद्ध करती है। उत्पत्ति को एक प्रक्रिया के रूप में लेने की सामाजिक धारणा जो संशयपूर्ण विरोधी को सहमत करती है, वह गणित के अभ्यास में महत्वपूर्ण है। जो गणित के अभ्यास में महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलें, अतः स्कूली गणित को एक व्यवस्थित तरीके से तर्क वितर्क के रूप में उत्पत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तर्क विकसित करना, तर्कों का मूल्यांकन करना, निराधार कल्पनाओं को बनाना और उनकी जांच करना, और यह समझना कि तर्कण की कई विधियां हैं, यह उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि एक ट्रायंगल या त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब क्यों होता है? तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग सिद्ध करने के मौके देने चाहिए। केवल एक ही चीज़ पे रहना कि नहीं होता है, रटवा दिया, ये तो गलत है, पर क्यों होता है ये बताना केवल एक ही तरीके से, ये भी गलत है। क्या करेंगे अपन? बच्चे को अपन तो अभी तरीके से बता दो, फिर बच्चा और कितने तरीके से बात को सिद्ध कर सकता है कि किस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल या त्रिभुज के सभी कोणों का 180 डिग्री होता है। इसके सारे मौके दिए जाने, खुद बच्चा तर्क करे, वितर्क करे, उसके अलावा उत्पत्ति करे या जो है निगमन करे। प्रक्रिया एक, दो, कई तर्क गलत हो सकते हैं, कई तर्क सही हो सकते हैं। तो बच्चों को पहले तर्क आने देना चाहिए कि वो जो तर्क दे रहे हैं बोलने देना चाहिए, जिन्हें कि आप गलत बोल रहे हो, उन्हें एक्सप्रेस करने दो अपने तर्क, ठीक है। प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है गणितीय संप्रेषण। संक्षिप्त व सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग और कठिन सूत्रीकरण गणितीय व्यवहार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो कि गणित की शिक्षा की सहायता से प्रदान किए जाने वाले मूल्य हैं। गणित में विशिष्ट शब्दावली का उपयोग सुविचार, सजग और विशिष्ट शैली में होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें ऐसी परिपाटी की सार्थकता की प्रशंसा व उसका उपयोग करना पढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण, इसका अर्थ है कि किसी समीकरण के निर्माण को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि हम उसके हल करने को देते हैं। बिल्कुल सही है। इन कौशलों और प्रक्रियाओं की चर्चा करते हुए हमने विभिन्न प्रकार के तरीकों, विधियों, हलों तथा अपनाने का सुझाव बार बार दिया है। तो ये क्या कर, हमें जो है किसी भी जो है कौशलों और प्रक्रियाओं पर की चर्चा करते हुए हमें विभिन्न प्रकार के तरीके, विधियां और हलों को अपनाने पर सुझाव बार बार दिया इनने, ठीक है, एनसीएफ ने। हमें स्कूली गणित को एक सही उत्तर जो केवल एक पढ़ाई गई विधि से प्राप्त होता है कि निरंकुशता से स्वतंत्र कराने के अर्थ में महत्वपूर्ण लगता है। जब कई तरीके उपलब्ध हों तो
हम उनमें तुलना कर सकते हैं, यह फैसला कर सकते हैं कि कौन सी विधि कब उपयुक्त होगी और इस प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी बहुलता अधिकांश गणितीय संदर्भों में उपलब्ध है जो सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए जब हम 102 को 102 को 8 से भाग देना चाहते हैं तो यह हम लंबी भाग विधि से कर सकते हैं, या पहले 10 से प्रयास करें बाद में 15 से, और यह निर्णय करें कि उत्तर इन दोनों के बीच में है और इस अंतर को कम करने के लिए का प्रयत्न करें या प्रयास करें। कि 8 से भाग देना चाहती तो आप क्या करो, 10 से भाग दे लो और 15 से भाग दो और इनके बीच में ही उत्तर आएगा। इस बात का हम क्या करते हैं, जो अंतर लेके समझ सकते हैं। ठीक है, यह जानना आवश्यक है कि गणितीय प्रतिस्पर्धा सामाजिक स्थितियों और उन गतिविधियों जिनसे अधिगम कराया जाता है में स्थित होती हैं और आकार लेती हैं। अतः स्कूली गणित को बच्चों के सामाजिक वातावरण के निकट का संबंध होना चाहिए। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि गणित इस प्रकार से पढ़ाओ कि उसके सामाजिक वातावरण में जो गणित उपयोग हो रहा है उसको बच्चा समझ सके और उसको डील कर सके उसके साथ, जो है इससे बच्चे में क्या पैदा होगी, रुचि पैदा होगी और बच्चे के लिए जो गणित की शिक्षा होगी वो सार्थक लगेगी। ठीक है, सार्थक लगेगी होना चाहिए, जहाँ पे दैनिक जीवन के भाग के रूप में गणितीय गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। खुले हुए प्रश्न ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स महत्वपूर्ण हैं जिनमें अपने तरीके शामिल हों और केवल एक अंतिम अद्वितीय सही उत्तर पर पहुंचने पर आधारित ना हो, क्योंकि वैधता की जांच के बाह्य स्रोत शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें, गाइड पुस्तकें गणितीय दावों के लिए आदतन ढूंढे हुए नहीं हैं। एक ही तरीका सभी शिक्षार्थियों के लिए नुकसानदायक होता है, परंतु प्रायः लड़कियों के लिए खास तौर पर और नुकसानदायक सिद्ध होता है। ये मेरे प्यारे दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जैसे आपने कोई सवाल दिया, ठीक है, कोई भी दिए, तो जो तरीका पाठ्य पुस्तक में या शिक्षक बता रहा है उसके अलग अल्टरनेटिव या जो है वैकल्पिक कोई विधि करके लाता है बच्चा कोई भी, तो उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको मजबूर नहीं करना है कि हमने जो करवाया था उसी तरीके से क्यों करके नहीं लाए। यदि बच्चा किसी दूसरे तरीके से कर लाता है तो उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, ये ध्यान रखें शिक्षक विशेषकर। ठीक है, क्योंकि अपन लोग शिक्षक बनने वाले हैं और हम यही करते हैं, हम कहते हैं हमने कराया उस तरीके से क्यों नहीं किया, इस तरीके से करके क्यों नहीं, ये गलत है। हमें जो है अल्टरनेटिव जो मेथड्स या जो वैकल्पिक विधियों का उपयोग करना चाहिए और वैकल्पिक विधियों को बच्चों के बढ़ावा देना चाहिए। उससे बच्चा स्वतंत्र महसूस करता है और बच्चे का खुद का काम करता है उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। गणित जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अब गणित की बात करें कि जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस गणित का उपयोग होना चाहिए। ऊपर चर्चा की गई विधियों पर जोर देने से बच्चे आम जीवन में गणित की प्रासंगिकता को समझने योग्य बनते हैं। भारतीय गांवों में यह आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं हैं वे मानसिक गणित मेंटल मैथ की कई विधियों का उपयोग करते हैं। इन्हें लोक दशमलव प्रणाली कहा जाता है। इसे कहते हैं फोक, जो एक तरीके से नंबर सिस्टम कह सकते हैं, फोक जो क्या न्यूमरेशन कह सकते हैं, फोक न्यूमरेशन। ठीक है, तो लोक दशमलव प्रणाली कहा जा सकता है। यह केवल मानसिक अंक गणनाओं के लिए ही नहीं वरन मापन, अनुमान, आकारों और सौंदर्य शास्त्र की समझ के लिए होता है। इन विधियों की समृद्धि की समझ से खुद बच्चे का गणित के प्रति दृष्टिकोण समृद्ध हो सकता है। जैसे हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बड़े से बड़ा ऐसा तुरंत कर देते ना, उसे हम क्या कहते हैं, फोक जो है न्यूमरेशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अभ्यास और जो है अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए ये सब चीज़ें सीखी हैं। कई बच्चे ऐसी परिस्थितियों में डूबे होते हैं जहाँ पे इन विधियों को देख व सीख सकते हैं और ऐसे ज्ञान को औपचारिक रूप से सीखे गए गणित से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो बच्चा ने मैथ उस कहाँ सीखा, स्कूल में सीखा, उसको वो क्या कर सकते हैं, अपने सामान्य जीवन से जोड़ सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह उनके लिए प्रेरणादायक और अतिरिक्त अभिप्रेरक हो सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में कॉलम्स या सफ़ेद चूर्ण का उपयोग कर फर्श पर बनाई गई जटिल आकृतियाँ जो उत्तर भारत की रंगोली के समान होती हैं परंतु सामान्यतः बिना रंगों की होती हैं, घर के सामने देखे जा सकते हैं। हर दिन एक नया कॉलम बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के कॉलमों का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से कॉलम स्त्रियां बनाती हैं और कई तो प्रतिस्पर्धाओं में भी शामिल होती हैं। इन कॉलमों का व्याकरण वे जिन बंद वक्रों के वर्गों का उपयोग करती हैं, सम्मितियाँ या सिमेट्री जिन्हें भी इस्तेमाल करती हैं, ये वे बातें हैं जिन्हें स्कूलों में गणित शिक्षा में चर्चा में लाया जाना चाहिए और जिससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। इसी प्रकार कला,
वास्तुशास्त्र और संगीत भी कई जटिल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों को गणित के सांस्कृतिक आधारों को समझने में मददगार हो सकते हैं। अब तकनीक का उपयोग, टेक्निक्स या जो है टैक्टिक्स का उपयोग, ठीक है। तकनीकी गणितीय खोज में बहुत अधिक सहायता कर सकती है और इन साधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग कर विद्यार्थियों को व्यस्त रखा जा सकता है। कैलकुलेटर परंपरागत रूप से अंकगणितीय संक्रियाओं में सहायक होती हैं। वहीं यह भी सत्य है कि कैलकुलेटर का शिक्षा शास्त्रीय महत्व है, यानी कैलकुलेटर का भी पेडागोजिकल इंपॉर्टेंस है। वास्तव में यदि कोई यह प्रश्न पूछे कि क्या परीक्षाओं में कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत है, की अनुमति होनी चाहिए या, तो इसका उत्तर यह है कि परीक्षकों द्वारा ऐसे प्रश्न पूछना अनावश्यक है जिसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता हो। इसके विपरीत निर्भय वातावरण में बच्चे कैलकुलेटर का उपयोग बीजगणितीय क्रियाओं की पुनरावृत्ति का अध्ययन करने में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े मनचाहे अंक को लेकर बार बार इसका वर्गमूल निकाला जाए, यह देखने के लिए कि श्रृंखला 1 तक कितनी जल्दी पहुंचती है, तो यह रोचक होगा। यहाँ तक कि अस्तव्यस्तमन क्याउस जैसी घटनाएं भी इन प्रवृत्तियों से आसानी से समझी जा सकती हैं। अगला, यदि साधारण कैलकुलेटर में इतनी संभावनाएं हैं तो ग्राफिंग कैलकुलेटर और कंप्यूटर के सामर्थ्य का गणितीय अन्वेषण में बहुत अधिक उपयोग हो सकता है। हालांकि ये थोड़े महंगे और हमारे देश में जहां बच्चों के एक बड़े भाग के पास एक नोटबुक से अधिक खरीदने के सामर्थ्य नहीं है, इनका प्रयोग विलासितायुक्त होगा। यहीं पर सरकार द्वारा उचित वैकल्पिक कम दर वाली तकनीकी उपलब्ध कराना उचित होगा। इस दिशा में शोध स्कूली शिक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यह समझना आवश्यक है कि गणित शिक्षा में कई तरह की प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और कैलकुलेटर या कंप्यूटर इसका महज एक छोटा सा भाग है। नोटबुक और सैमपट तो दूसरी चीज़ हैं। ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, गिनतारा, ज्यामिति बॉक्स आदि का उपयोग बहुत अहम है। डिजाइन तथा ऐसी सामग्रियों के उपयोग में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे स्कूली गणित शिक्षा आनंदप्रद और अर्थपूर्ण बन सके। सभी के लिए गणित, वेरी इंपॉर्टेंट डेट वो है पॉइंट 5.2 या 5.2 पॉइंट। सभी के लिए गणित मैथमेटिक्स फॉर ऑल। एक व्यवस्थागत लक्ष्य जिसे रेखांकित करने तथा समाहित करने की जरूरत है, वह सार्वत्रिक समावेश मान यूनिवर्सल इंक्लूजन। उसका अर्थ है कि हम यह कथन स्वीकार है कि गणित शिक्षण तथा उसके उपचारात्मक तौर तरीकों में सामाजिक विभेदीकरण है। उदाहरण जेंडर आधारित, बिल्कुल सही बात है, कहते हैं लड़कियां कमजोर होती, लड़कियों को गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। अभिवृत्तियाँ जो लड़कियों के लिए गणित को गैर महत्वपूर्ण समझती हैं, इन्हें विद्यालय में चुनौती दिए जाने की जरूरत है। बाद में जाति आधारित भेदभाव भी इस संबंध में होता है तथा इस तरह की प्रवृत्तियों को कोई तंत्र चूक से भी सहन नहीं कर सकता है। समावेश एक आधारभूत सिद्धांत है। वे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं विशिष्ट हैं, विशेषकर वे बच्चे जो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हैं, उन्हें भी गणित सीखने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी अन्य बच्चे को। उनकी आवश्यकताओं में शिक्षा शास्त्रीय हो चाहे अधिगम सामग्री इत्यादि संदर्भ में पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। गणित की संकलनात्मक दुनिया, ठीक है, माना कंसेप्चुअल जो वर्ल्ड है, इन बच्चों के लिए बहुत खुशियाँ ला सकती हैं। इस बारे में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा से वंचित ना होने दें। गणित को सभी के लिए गंभीरता से लेने का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है यह है कि पाठ्य पुस्तकों में उपयोग की भाषा भी बच्चे के भाषा प्रयोग के प्रति संवेदनशील हो। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए नितांत जरूरी है तथा यह केवल पाठ्य पुस्तकों की बहुलता से ही हासिल किया जा सकता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि बच्चे की जो मातृभाषा है उस भाषा से मिलती जुलती पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए गणित की, ठीक है। जैसे आप हिंदी आती है तो हिंदी में हो, आपको तमिल आती है तमिल में हो, आपको यदि जो है तेलुगु है तेलुगु में हो, कन्नड़ हो, कंकड़ी हो कंकड़ी में, समझ में आ रही है, और जो है ये उसी भाषा में होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें ये बात कही है कि हमें कम से कम
जो है पूरी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको किस में देना है, प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको हमें किस में देना है, तो उसको हमें जो है किस में, मातृभाषा में देना है। कक्षाओं में बच्चों का एक बड़ा भाग गणितीय प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता। इस बड़े समूह को कक्षाओं में जुड़ाव के लिए सीखने की वातावरण जो है कक्षाओं में बच्चों का एक बड़ा भाग गणितीय प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता है। इस बड़े समूह को कक्षाओं में जुड़ाव के लिए सीखने के वातावरण की ओर बदलाव पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसका आशय किसी भी तरह से स्तर या मानकों में गिरावट या उससे समझौते करने से नहीं है। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि गणित किस कक्षा में एक बड़े हिस्से को उबाने के स्थान पर पहले से ही अभिप्रेत अल्प भाग को उबाया जाए। दूसरी ओर एक ऐसा केस बनाया जा सकता है कि इस तरह की खुली समस्या परिस्थितियां निर्मित की जाएं जो चुनौतियों में ज़्यादा उतार चढ़ाव दे सकें और इन थोड़े से बच्चों के लिए भी बहुत कुछ प्रदान कर सकें। यानी कि ये कह रहा है कि यदि देखो एक क्लास में जो है कमज़ोर बच्चे हैं और जो है बहुत मजबूत बच्चे हैं, तो इस प्रकार संतुलन बैठाना है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी सही वो मिल सके, जो है उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और जो बच्चा मजबूत हैं उनको भी जो है चुनौतीपूर्ण जो है एक्टिविटी या गतिविधियाँ कराई जाएँ ताकि बच्चा दोनों ही प्रकार के बच्चे संतुष्ट रहें। एक व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि गणित प्रतिभा की पहचान शुरू में ही की जा सकती है, जो एक तरह से अन्य ज़्यादा जटिल विषयों जैसे साहित्य और इतिहास में दृष्टिगोचर नहीं होती। अर्थात प्रतिभाशाली बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य देना संभव है। कार्यों के इतिहास की अनदेखी की जा सकती है, आवश्यक मशीनरी न्यूनतम हो सकती है तथा जिस तरह से ऐसी युवा प्रतिभाएं अपनी दृष्टि अभिव्यक्त करती हैं उन्हें गणितीय जांच के लिए विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है। यह सब कहने का आशय यह है कि सभी बच्चों के लिए उनकी रुचि के अनुसार चुनौतीपूर्ण सवाल देना निश्चय ही संभव है, लेकिन यह व्यवस्थागत प्रक्रियाओं की मांग करती है, खास करके पाठ्य पुस्तकों में। भारत में केवल कुछ ही बच्चे हैं जिनकी पहुंच गणित की पाठ्य पुस्तकों के बाहर की गणितीय सामग्री तक है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों की संरचना तैयार करते समय ऐसी विविधतापूर्ण विषय वस्तु प्रदान करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसे प्रतिभावान बच्चों की पहचान तथा उनके पोषण हेतु भी हमें कई तरह के तरीकों पर विचार करने की ज़रूरत है। खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में स्कूली घंटों के बाहर मदद के रूप में प्रत्येक जनपद में ऐसे कुछ केंद्रों की ज़रूरत है जहां तक बच्चों की पहुंच तथा जहां समय समय पर ऐसी गतिविधियां कराई जाती हों। ऐसी प्रतिभाओं का आपस में नेटवर्क बनाना भी उन्हें समृद्ध बनाने का एक अन्य तरीका हो सकता है। अब है आकलन। तो चूंकि स्कूली शिक्षा के सभी वर्षों में गणित एक अनिवार्य विषय है, ठीक है। सभी विस्तृत मूल्यांकनों में सार्वत्रिकरण की चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। चूंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का प्रमाण पत्र राज्य द्वारा दिया जाता है अतः इस परीक्षा में प्रमाणित असफलता के नतीजों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शिक्षा परिदृश्य की वास्तविकताओं के मद्देनजर यह सत्य है कि बहुतों के लिए कक्षा 10 एक टर्मिनल बिंदु है। ऐसे में इन टर्मिनल बिंदु का अर्थ है कि यहाँ से कई बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी कि स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे में इन बच्चों के मूल्यांकन में उसकी एकल मानक का प्रयोग तथा हायर सेकेंडरी के लिए योग्यता का मापन तय करने के लिए इसी मानक का प्रयोग एक ऐसी बात है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब सभी बच्चे 10 वर्ष की स्कूली पढ़ाई के प्रति कानूनी तौर पर बंधे हैं तो राज्य द्वारा जारी 10वीं उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र को एक बुनियादी जरूरत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि क्षमता व कुशलता के प्रमाण पत्र के रूप में। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गणित में उच्च असफलता की दर के मद्देनजर हमारा सुझाव है कि बोर्ड परीक्षा का स्वरूप और उसकी संरचना फिर से तय की जाए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर नागरिक
हर नागरिक उत्तीर्ण हो तथा वह राज्य के प्रमाण पत्र के योग्य बने। परीक्षा की लगभग आधी विषय वस्तु को इसके अनुरूप बनाया जाना चाहिए। बाकी की परीक्षा बच्चों के लिए वर्तमान के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसमें याददाश्त के बजाय सामर्थ्य तथा विशेषज्ञता पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि जो रोटेटिव मेथड पूछते हैं ना, कुछ ही रटी है, ये आपको पता है कि नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अपन, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन, ये गलत है। वो कह रहा है कि आप बच्चों को चुनौतीपूर्ण चीज़ें दें, आप बच्चों को जो है ऐसी चीज़ें दें जो बच्चा मतलब एक कंसेप्चुअल चीज़ें दें, ना कि ऐसी चीज़ें कि जो याददाश्त पर आधारित हों। और समझ रहे हैं, तो सामर्थ्य तथा विशेषज्ञता पर जोर दिया जाना चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं में तीव्र अभिकलनीय योग्यता की जगह संकलनात्मक समझ का मूल्यांकन करने से पूरी, यानी कि हमें जो क्या करना है कि जो जैसे हम कह रहे थे कैलकुलेशन, बहुत ही तीव्र कैलकुलेशन की योग्यता का वो करते हैं, कितने जल्दी बच्चा कर पाता है, इसकी जगह हमें बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड की का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। मूल्यांकन करने से पूरी प्रणाली के लिए एक संदेश जाएगा तथा समय के साथ इससे शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन भी होगा। इन टिप्पणियों का संबंध स्कूल स्तर पर सभी तरह के समेकित इम्तिहानों के लिए भी है। एक विशिष्ट परीक्षा पैटर्न की जगह आकलन के तमाम तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे अनुसंधान तथा तमाम तरह के आकलन नमूने तैयार करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अब शिक्षकों का समर्थन क्या है? शिक्षकों का समर्थन, व्यवस्थागत परिवर्तन जिनकी हमने वकालत की है, उसके लिए शिक्षकों की तरफ से पर्याप्त समय, ऊर्जा और मदद की ज़रूरत है। इस परिवर्तन को हासिल करने के लिए ऐसे पेशेवर विकास की केंद्रीय भूमिका है जिसमें शिक्षकों के विश्वास, अभिवृत्तियाँ, ज्ञान और अभ्यासों पर प्रभाव पड़े। इस अध्याय में भी दी गई दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए यह आवश्यक है कि पेशेवर विकास खास तौर पर गणित पर केंद्रित हो। कक्षा में आवश्यक सामग्री की समझ, शिक्षा की तकनीकें तथा गणित शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण से नहीं प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करें, विशिष्ट प्रशिक्षण दें जो है मैथ के टीचरों को, मैथ के शिक्षकों को। ऐसी कई क्रियाविधियां हैं जिन्हें बेहतर शिक्षक सहायता और पेशेवर विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता है, परंतु महत्वपूर्ण और मूल आवश्यकता है बड़ी मात्रा में संसाधन सामग्री की उपलब्धता जिन तक शिक्षक की आसानी से पहुंच हो। इसके अलावा शिक्षकों की आपसी नेटवर्किंग अहम है जिससे विशेषज्ञता और अनुभवों को बांटा जा सकता है। क्या कर सकता है? अनुभवों को बांटा जा सके। साथ ही संसाधन, शिक्षकों की पहचान और उनका संपोषण इस प्रक्रिया को मदद कर सकता है। संसाधन केंद्र के रूप में क्षेत्रीय गणित पुस्तकालयों की स्थापना की जा सकती है। चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि खुद शिक्षक गणित के बारे में क्या सोचता है, यानी गणित के बारे में उसकी अपनी संकल्पना क्या है तथा गणित के लक्ष्यों के घटक क्या हैं, इसके बारे में उसकी राय क्या है। हमने ऊपर जिन बातों को रेखांकित किया है ज़्यादातर गणित शिक्षकों की नज़र में अहम नहीं हैं। उसकी वजह है उन्हें पढ़ाए गए तरीके तथा बाद में इस प्रक्रिया पर प्रशिक्षण की कमी भी एक वजह हो सकती है। क्या कहते हैं, जैसे अभी तो पुराने शिक्षकों से कहो कंसेप्ट अंडरस्टैंड पर ध्यान दो, ये दो वो दो, तो पता वो उस चीज़ों पर नहीं देते हैं जोर, कि बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा तो इसी प्रकार से सीखता है कि पहले क्या सूत्र सिखाओ और फिर उसमें बहुत सारे जो है उदाहरण दो, उस पर आधारित जो है क्वेश्चन करवा दो, यही इस प्रकार से सीखता है बच्चा। उनकी धारणाएं हैं ये, ठीक है। तो वो जो है रचनात्मक तरीके से, वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। सामग्रियों की विस्तृत श्रृंखला जो शिक्षक की विषय के प्रति समझ को समृद्ध करे, विषय के तथ्यात्मक और ऐतिहासिक विकास की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और कक्षाओं में नवाचार के लिए उन्हें मदद करती है। यह शिक्षकों की सहायता करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसके लिए कॉलेज शिक्षकों और शोध गणितज्ञों से संप्रेषण चैनल प्रदान करने से बहुत अधिक सहायता मिलेगी। यानी कि जो शोध कर रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं गणित, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए और वो उनको क्या ट्रेनिंग दें और मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन में होने चाहिए। तो इससे बहुत मदद मिलेगी गणित के शिक्षकों को। जब शिक्षक आपस में संपर्क करेंगे और विश्वविद्यालय शिक्षकों से जुड़ेंगे तो उनकी शैक्षिक योग्यता बहुत समृद्ध होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। पाठचर्या के विकल्पों की मौजूदगी की स्वीकार्यता शिक्षा की संस्थानीकरण माने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में एक अहम कदम है। अतः जब हम
विषय वस्तु से अधिक महत्व अधिगम वातावरण को देने की बात करते हैं तो हम मानदंड दे रहे होते हैं, जिससे पाठचर्या निर्माता विकल्पों के चुनाव को सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए दृष्टिकरण और ज्यामितीय तर्क महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं और इसमें बीजगणित पढ़ाने के निहितार्थ हैं। वे विद्यार्थी जो हड़बड़ी में बिना आगे पीछे सोचे तथा ज्यामितीय तस्वीरों को बिना जाने समझे समीकरण हल करते हैं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे समझ चुके हैं। अगर इसका मतलब ज्यामितीय तर्क के लिए ज़्यादा कवरेज है, पाठ्यपुस्तकों में ज़्यादा अध्याय तथा प्रश्नों के रूप में है, तो इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और अगर इस तरह का विस्तार दूसरी सामग्री ज़्यादातर अभिकलनी को कम करके ही हो सकता है, तो ऐसे करना जायज़ होगा। नीचे चरणवार सामग्री की चर्चा करते समय हम पाठ्यक्रम निर्माता के लिए ऐसे कई अंतर्वेशन या बहिष्करण का प्रस्ताव करते हैं। हम पुनः बल दे रहे हैं कि यहाँ विषय वस्तु के स्तर को कम करने का सुझाव नहीं दिया जा रहा है, बल्कि विविध प्रक्रियाओं को महत्व देने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम कुछ चीज़ों को टाल देने के सिद्धांत का सुझाव दे रहे हैं। सामान्य रूप से यदि कोई विषय बाद में अधिक अच्छे अभिप्रेरण तथा अनुप्रयोगों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है, बजाय अभी बिना तकनीकी तैयारी और जरूरी अभिप्रेरण के, तो उसके लिए इंतजार करना चाहिए। ऐसे विचार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां चौड़ाई और गहराई के बीच सजग चुनाव की जरूरत है। यहाँ विलियम थर्स्टन का उपयुक्त कथन उपयुक्त है। गणित शिक्षण के विस्तार और दीर्घकालिक उद्देश्यों की बेहतर प्राप्ति संभव होती है अगर गणित के ऊंचे या आकार पर कम जोर दिया जाता है। ऐसा मानक क्रम से दूर हटकर ज़्यादा विविध पाठचर्या की ओर बढ़कर किया जा सकता था, जिसमें ऐसे विषय ज़्यादा होते हैं जो आधार से शुरू होते हैं। इस दिशा में कुछ प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं, जैसे परिमित गणित तथा प्रायिकता के पाठ्यक्रम, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना सीटेट वाले। तो प्राथमिक स्तर में जो गणित है उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए तथा बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना, और बाद में बच्चे को हम 100% अमूर्तन माने एब्स्ट्रैक्शन हो सके मस्तिष्क का बच्चे का, उस प्रकार से हमें जो है पढ़ाना है। निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाएं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन यहाँ से जो है 15 जो प्रश्न लिखा है यहाँ से, ठीक है, और इसमें 24वां पेज है, ये लिखा है इसमें जरूर 15 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैं चाहता तो आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता था और जो है बोर्ड में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा हूँ जिसमें 100 नहीं 101%, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरे खुद के 129 नंबर है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप पहली ही बार में 130-140 जो है आराम से नंबर आ सकते सीटेट में, और जब सीटेट में आपके 130 और 140 नंबर आएंगे, ये विश्वास करना किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका 120 प्लस तो वैसे ही स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो 130 और 40 के बीच में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको गुमराह और आपका उल्टा सीधा समय वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका जो सीटेट है वो बड़े ही इजी वे में, और जिससे जो आपको जीवन भर एक अच्छे शिक्षक, और देखो सीटेट से कोई जॉब तो मिलती नहीं, सीटेट तो क्वालिफिकेशन जो है एग्जाम है, तो क्वालिफाइड के बाद आपको कोई ओरिजिनल एग्जाम देना होगा, तो उस ओरिजिनल एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रीड में आया था, इसका जो पहला वीडियो देखा होगा आपने, पेडागोजी मैथ पेडागोजी फर्स्ट, तो उसमें पता था ना कि गणित का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक के जो है मस्तिष्क का तार्किकरण या मैथमेटाइजेशन या चिंतन का, मस्तिष्क का चिंतन का, तो बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था एनसीएफ 2005 के अनुसार। गणित का उद्देश्य या क्या उद्देश्य होना चाहिए, गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन था मैंने, ठीक है, तो आप देखना रीड का पेपर लेवल 1 2021 का। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। उसके अलावा सीटेट में तो आते ही हैं 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरियों से गणित की, जैसे बेनहले की थ्योरी है, और बकाया के सारे क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से, एनसीएफ से और इससे नेशनल फोकस ग्रुप से। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो लोग भी रियल में कम पढ़कर ऑथेंटिक मटेरियल पढ़कर बहुत ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना, जो जल्दी से जल्दी, देखो बेरोजगारी का ज़माना है,
यदि आप 2-3 साल पढ़ के भटकते रहे इस चैनल पर उस चैनल पर और ये वो, और बाद में पता चला कि सीजन निकाल के 3 साल बाद आप जॉब लगा पाए सरकारी, तो जब तक हो सकता है कि बहुत कम जॉब हो जाए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आई है वो जो है सरकारी नौकरी के अगेंस्ट है। इसका ये मानना है कि जो सरकारी गवर्नमेंट के जो लोग, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो कम काम करते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा काम करते हैं और खर्चा भी कम है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें धारणा है, तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे एमपी में है, जॉब बिल्कुल भी नहीं निकाल रही है, ठीक है। अब चुनाव आने वाले हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे एमपी में विधानसभा का हो, तो अभी जरूर जगह कुछ आने की संभावना है, तो उनको जो है समझते हुए तो आप क्या करें, बिल्कुल लग जाए तैयारी में, रेगुलर पढ़ें और वो डेली की डेली ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ें, क्योंकि देखो यूट्यूब भरा पड़ा है लोगों से, ठीक है ना। यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, खुद का कुछ नहीं हुआ है उन लोगों का, खुद का पूछना क्या किया लाइफ में, कुछ नहीं किया है, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर बने फिर रहे। मैं उनसे जल नहीं रहा हूँ ना, उनसे कोई मुझे प्रॉब्लम है। बात ये है कि आप जब पढ़ा ही रहे हो थोड़ा सोच करके पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ के पढ़ा दो भाई, पढ़ाने में क्या दिक्कत है। जब आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आप उनको थोड़ा पढ़ के पढ़ाओ, है रियल डॉक्यूमेंट से पढ़ाओ, उसका अर्थ समझो, है ना। केवल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से जो है लोग बाग सीटेट पास करना है, नॉर्मल बात है, घर बैठ के कर सकते, पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें तुमसे या मुझसे। लेकिन बात यह है कि जब रिक्रूटमेंट हो सके उसके लिए आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों जो है आप जो KVA DT+V यदि और MP टेट रीड इनके यदि सीरियस स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। अभी मैंने शुरुआत की है, मेरे पास जो है टेक्निकल असिस्टेंस की कमी है, तो मतलब कुल मिला के टेक्निकली मैं अभी साउंड नहीं हूँ, धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही हैं, कैसे अच्छा वीडियो लाना है, कहीं सब चीज़ें होना है। तो आप जुड़े रहें, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि पूरे यूट्यूब पर, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये दावे के साथ, पूरे यूट्यूब पर इतना ऑथेंटिक और इतना एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, कंटेंट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, सपोर्ट बनाए रखें अपना, और जो है थैंक यू, धन्यवाद।